तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की, जो आज पेपर हुआ था 17 नवंबर 2024 को स्कूल लेक्चरर संसद शिक्षा विभाग का प्रथम पेपर जो हुआ था उसके आंसर की एकदम आपके सटीक आपके सामने रखी जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न, इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें देखना आप शामिल शब्द है वो इल प्रत्यय से निर्मित नहीं है। दूसरा प्रश्न महज आपका इजी प्रश्न है, द्विज का अर्थ नहीं है। द्विज बोले तो दो बार जिनका जन्म होता है, पक्षी का, दांत का, ब्राह्मण का दो बार जन्म होता है, जबकि हाथी है वो अपना सही उत्तर रहेगा। 3 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध शब्द देखिए। अशुद्ध में अंतर्धान आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अंतर्धान सही नहीं लिखा गया है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है, तो सत प्लस शास्त्र का सही रूप बनेगा अपना सच्छास्त्र, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है वो सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है और आपके सामने प्रश्न है कि व्हाट डज ब्लैंक नोटिस से, तो व्हाट डज दैट नोटिस से, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, जहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है। आई हैड टू शो माई पास टू मैन एट द डोर, तो टू और एट ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं, सही हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनीम ऑफ गिवन वर्ड। महज आपको सरल पूछा गया है, बहुत ही आसान। बेनिफिट है, बाकी 3 आप देख पा रहे होंगे, यूजेस है, वेंटेज है, एडवांटेज है, तो तीनों के तीनों एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं, उनका प्रयोग करना, फ़ायदा उठाना। लेकिन डैमेज है वो खतरे से, नुकसान से संबंधित, बेनिफिट का ऑपोजिट एंटोनिम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द यूजेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये ट्रिकी था। कई बच्चों को लग सकता है कि यहाँ पे ऑलवेज होने की वजह से प्रेजेंट सिंपल वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इरिटेट के सेंस वाला सेंटेंस है। ही इज़ ऑलवेज लूजिंग हीज कीज, ये ऐसा सेंटेंस बनेगा, ही इज़ ऑलवेज लूजिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 किया है तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका एकदम 100% सही है। अगली बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की, जो आपका करंट अफेयर से पूछा गया है। हाल ही में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी, तो इसमें आपको 55,000 रुपये है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो पवन ऊर्जा होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है, तो इसके अंदर होगा फिटनेस इन राजस्थान 2024, नहीं, हील इन राजस्थान 2024। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, ये किससे संबंधित है तो आपको बताना है। इसमें भी ऑप्शन नंबर, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करने वाला ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो आपके साइंस और करंट से संबंधित है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 प्रक्षेपण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प आपको बताने हैं। कथन ए में कहा है, इसे SLV-D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कथन बी कह रहा है EOS 08 2 पेलोड ले जा सकता है। कथन सी कह रहा है EOS 08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है, तो इसमें आपको 2 पेलोड ले जा सकता है, ये बात गलत है। कथन ए और सी सही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन ए तथा सी सत्य है, किंतु कथन बी असत्य है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WSHS सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है, तो ये है जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया था, तो ये कार्यक्रम है वो ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से शुरू किया गया था।
अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए हैं? इसमें 2 देशों के नाम है, फिजी और तिमोर लेस्ते। तो आपका ANC ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भाग वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता है? तो 57 किलोग्राम में अमन शेरावत ने जीता है। DAE परमाणु ऊर्जा विभाग जिसको कहते हैं, कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में किया गया था। निम्न में से यौगिकों में OH एक क्रियात्मक समूह है, OH जिसे ब्यूटेनॉल कहते हैं। OH को पढ़ते भी आपको ट्रिकी रूप में याद रख सकते थे, ब्यूटेनॉल होता है। इस 19वें ऑप्शन नंबर A ब्यूटेनॉल सही होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बार बार एवं विपरीत होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि संदनम करने वाला हार्मोन है? संदनम, संदमन देखिए, संदमन का मतलब जो ग्रोथ को इनहेबिट करता है, ग्रोथ को जो रोकता है, तो वो होगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में संबंधित नहीं है? तो इसमें होगा आपका रेयर स्पीसीज, जिसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 23 में देखिए, निम्न में से किसका भार सबसे अधिक होगा? तो उसको COCl3 के 2 मॉलिक्यूल जो होंगे वो सबसे अधिक भारी है दिए गए ऑप्शनों के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, CaCO3 के 2 मोल। प्रश्न नंबर 24 देखिए, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानना है। तो कथन सही में देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपत्तिजनक हो, पर इसमें पहला देखिए ये भी सही नहीं होगा। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ साथ बहुसदस्यीय आयोग की धारणा 1990 में, आई थिंक एम आई करेक्ट, तो 1991 है। एंड दूसरा, रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तीसरा, इसमें 60 वर्ष की बात की जा रही है, जबकि 5 वर्ष तो नहीं होता, 6 से 65 होता है। और चुनाव आयोग की स्थापना यहाँ बताई गई 25 जनवरी 1952 को, जबकि ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू मी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निम्न में से किस निर्णय में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरूबारी मामले में कहा गया था, और केशवानंद भारती मामले में कहा गया था कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न में, संसदीय समिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन दिया गया है, संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। बिल्कुल, इनका एक अध्यक्ष होता है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, सचिवालय में प्रस्तुत करती है, अध्यक्ष को भी कर सकती है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को, नहीं, समिति है तो प्रधानमंत्री को नहीं होगी। संसदीय समिति का अर्थ है सदन द्वारा नियुक्त तथा चुनी हुई अथवा अध्यक्ष द्वारा नियमित समिति। बिल्कुल, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, यही इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, वो इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होंगे? तो इसमें कुल सदस्य होंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह है 1952 के बाद कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा? इसमें लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह का नाम आएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की नेता थी और मनमोहन सिंह भी थे, तो तीनों में ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह राज्यसभा के नेता नहीं रहे हैं। प्रश्न नंबर 29 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका A और C। 30 नंबर प्रश्न सुमेलित करना है, जिसमें उजाड़ और आहू काले सिंध सुमेलित है, चाप और जाखम माही सुमेलित है, मेज और शागी ये सुमेलित नहीं है, चंबल नदी से, मानसी और खारी बनास से सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेज और शागी सुमेलित नहीं है। तांबे की खानों ये अलवर में स्थित है, जो कि सैनपरी और भगत का बास किस जिले में है? तो ये अलवर में है।
गलत युग में फिर आपको चुनाव करना है, जो गलत होगा वो मगरा भेड़ की नस्ल है, शेखावटी बकरी की है, शुरती ऊँट की नहीं है, भैंस की नस्ल है, गिर गाय की नस्ल है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर आपको बताना था। मैं सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है आपको। 43 किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच में। अगला मैनेजमेंट से प्रश्न है, संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया जाता है? मतलब प्रेयर असेंबली है वो कौन से पक्ष में आती है? तो वो आता है आपका कौन से पक्ष में? सहशैक्षिक पक्ष में आएगा, को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट में आएगा, सहशैक्षिक पक्ष में आपका आएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे कि मैंने उससे ऐसा करने को कहा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, जिसमें इसमें मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करोगे और अपन रचनात्मक पर्यवेक्षण करोगे तो आपका सही होगा क्रिएटिव सुपरविजन, क्योंकि आपने कोई करने का एक माध्यम बताया, तरीका बताया होगा कि आप ऐसा नहीं ऐसे कर लीजिए। तो ये पर्यवेक्षण है, सुपरविजन है, जिसमें आप क्रिएटिव तरीके से बता रहे हो कि आप ऐसे करिए। बाकी ऑटोक्रेटिक तो नहीं कह सकते, और प्रिवेंशन भी रोक कोई लगा नहीं रहा है। इंस्पिरेशनल प्रेरणा यहाँ पे कुछ नहीं दी जा रही, तो एकदम बेस्ट उत्तर आपका क्रिएटिव सुपरविजन ही होगा। अगर आपने क्रिएटिव किया है तो मैं 100% तो नहीं बट श्योर हूँ, जो कंट्रोवर्सी मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है इस पर्सन को लेकर के। नीचे प्रबंध के सिद्धांत दिए गए। हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत में कौन से सिद्धांत सुझाए गए हैं? हेनरी फेयोल ने पारिश्रमिक का किया है, श्रम का विभाजन भी किया है उन्होंने, अनुशासन की बात की है, आदेश की एकता की बात की है। तो यहाँ पे ABDE वाला ऑप्शन सही होगा। नियंत्रण का विस्तार उन्होंने ये कभी नहीं कहा, स्पैम ऑफ कंट्रोल ये उन्होंने नहीं कहा था, विस्तार नहीं करना नियंत्रण का। हेनरी फेयोल ने ये बिल्कुल नहीं कहा था। आगे नंबर देखिए 37 में, एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है। तो ये प्रबंधन का काम कर रहा है वो, उसका एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजमेंट आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38, समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। और सरल सा प्रश्न पूछा गया है कि ये SDG के कौन से लक्ष्य में सम्मिलित किया गया था? SDG 4 में यह सम्मिलित है। दीक्षा पोर्टल से संबंधित फिर एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न पूछा गया है कि इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। देखिए कथन चुनना है आपको, सही नहीं है वो वाला। तो पहला कथन कह रहा है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। देखिए इसे दे सकते हैं ये बात कही गई है। दूसरा, इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जाता है, नहीं ये सही नहीं है। इसका प्रयोग बच्चे भी करते हैं, वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, शिक्षक भी लॉगिन कर सकते हैं, बच्चे भी लॉगिन कर सकते हैं, पेरेंट्स भी लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनको NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड के स्कैन के बाद एक्सेस किया जाता है, नहीं आप मैनुअल भी उनको स्कैन कर सकते हो, बिना QR कोड के आपके अंदर जा करके मैनुअली उनको स्कैन कर सकते हो। इसी वजह से मैं कहता हूँ ये कंट्रोवर्शियल है। देखते हैं इस पर RPSC क्या जवाब देती है। पोस्ट कोब में D का क्या अर्थ है? देखिए पोस्ट कोब जो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया एक मैनेजमेंट का सिद्धांत है। पोस्ट कोब में D का डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग बोले तो निर्देशन। अगर आप इंग्लिश वाले वर्ड को देखोगे तो आपको इजीली D का अर्थ समझ में आ जाएगा, निर्देशन होगा। 41 क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था? तो राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड की स्थापना तो वैसे 29 दिसंबर 1973 को की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 1974 को ये आया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में से RSCRT के परिषद का प्रभाग नहीं है, तो इसमें 1 नंबर प्रभाग जो जनसंचार सेवा प्रभाग दे रखा है, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये मास कम्युनिकेशन सर्विस डिवीज़न, इसका RSCRT का प्रभाग नहीं है। हाँ कम्युनिकेशन वाला संचार एवं कम्युनिकेशन है, लेकिन मास कम्युनिकेशन का यहाँ पे कोई प्रभाग नहीं दिया गया है। तो इसलिए शिक्षक शिक्षा प्रभाग भी है, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग भी है, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान एवं नीति पर्यवेक्षण प्रभाग भी है, जबकि जनसंचार सेवा प्रभाग नहीं है। ये आप कंफर्म कर लें, आपका एकदम सही होगा। अगर आपने जनसंचार सेवा प्रभाग किया है तो ये इसका प्रभाग नहीं होगा। उत्तर नंबर 1 सही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है? तो देखो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, वो 10वीं के लिए 15 सब्जेक्ट को ऑफर करता है, 12वीं के लिए 20 सब्जेक्ट को ऑफर करता है। उनमें से केवल आप 5 सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो, दोनों ही क्लासों में, 10वीं में और 12वीं में। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा। अगर आपने 5 किया है तो निश्चिंत रहिए,
आपका उत्तर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 44, RT अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत दिए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है तो उससे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए 120 तक 4 हैं और 120 से अधिक और 200 तक 5 अध्यापक होंगे और एक आपका हेडमास्टर होगा। अध्यापक की बात की गई है तो आपका यहाँ पे 5 होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है। तो आपसे महज नाम पूछा है, नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है बाकी सभी में, लेकिन इसमें साल सभी में चेंज है तो 2011 में लागू किया गया था और 2011 ही है। अधिनियम का नाम 2011 है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। RTE अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के लिए प्रति शैक्षिक वर्ष कितने घंटे, तो ये 1000 घंटे जरूरी है। और 6ठी से 8वीं तक के लिए अगर दिन पूछें आगे वाले शिफ्टों में आपसे तो 220 दिन है और 1 से 5 तक 200 दिन है, 800 घंटे हैं। याद रखना इसका ऑप्शन नंबर 1 1000 घंटे सही होगा। दिन अगर पूछते तो 220 हो जाते। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। राजस्थान में RT अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है। SMC का कौन सा कार्य नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कौन सा कार्य RT एक्ट नहीं कहता है। तो देखिए सुनिश्चित करना कि अध्यापक द्वारा 24 के द्वारा अध्ययन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना, बिल्कुल कर्तव्यों का पालन करने का काम भी करती है। विद्यालय के कार्यों का मॉनिटरिंग करना, मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्कूल, तो नहीं ये मॉनिटर करना इसका काम नहीं है। अनुदान को जारी करना ये उसका कार्य होता है, बिल्कुल ग्रांट को जारी करती है, ग्रांट को मॉनिटर भी करती है। विद्यालय विकास योजना तैयार करना तो बिल्कुल ये काम है, लेकिन विद्यालय कार्यों को मॉनिटर करना इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। RT अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से क्या अर्थ है। वंचित समूह, देखिए वंचित समूह में ध्यान देना, कन्फ्यूज हो सकते हो आप। एक अनाथ, तो एक अनाथ इसमें शामिल नहीं है। अनाथ में भी आपको वैरायटीज होनी चाहिए। अनाथ जैसे कोई अमीर घर से भी कोई बच्चा अनाथ हो सकता है, भगवान न चाहे लेकिन हो सकता है, तो अनाथ जरूरी नहीं है इसमें, ये कोई वंचित से संबंध नहीं है। हाँ युद्ध वीरांगना का बच्चा है तो वंचित माना जाएगा। बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HIV कैंसर से प्रभावित हो, ये वंचित माना जाएगा। डी देखिए, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से, कोई भी रोग मतलब एनी डिजीज नहीं, कोई भी रोग नहीं चलेगा। तो इससे तात्पर्य आपका होगा B एंड C। तो आपको कूट मिलान में केवल B एंड C होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जहांगीर महल किस किले में अवस्थित है, तो ये आपका होगा आगरा का किला। प्रश्न 50, निम्न में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ मतलब HSRA की भूमिका नहीं थी। काकोरी कांड, केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकना, इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाना, सानरस की हत्या। तो इसके अंदर आपका काकोरी कांड होगा, क्योंकि इसके अंदर काकोरी कांड में केवल HRA की भूमिका थी, HSRA की भूमिका नहीं थी। बाकी तीनों घटनाओं में HSRA की भूमिका थी। काकोरी कांड के समय केवल HRA था, HRA की भूमिका थी। निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार भी पूछा गया है। तो रास बिहारी बोस आपका इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है। चंद्र गोविंद की चंद्र व्याकरण जो रचना है वो गुप्त काल की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता, वो बिल्कुल उन्होंने किया था। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार्य था, बिल्कुल। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, नहीं संवैधानिक सलाहकार नहीं थे। अंतरिम सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका सत्य नहीं है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन का काम किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, बैराट का, यानी उत्खनन का काम बैराट का इन्होंने किया था, जिसकी दयाराम साहनी ने खोज की थी, उसी का उन्होंने नील रतन बनर्जी ने उत्खनन का कार्य किया था। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्न कथन को पढ़िए। 55 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए। बांग्ला की एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया, नहीं उन्होंने कौमुदी का प्रकाशन नहीं किया था।
संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय जी ने किया था, जबकि इन्होंने नहीं किया था। हाँ, इन्होंने कथन बी में दी गई बात सत्य है, उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय भाग में भी काम किया था। बिल्कुल, लंदन से प्रकाशित होता था, सॉरी लाहौर से प्रकाशित होता था और इन्होंने इनमें काम भी किया है। तो ये आपका प्रश्न सही होगा, जो अभी भी चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है। तो केवल कथन बी सही है। ठीक है, 55 में आपका केवल कथन बी सही है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? राणा सांगा की छतरी आप सभी को पता है, मांडलगढ़ में स्थित है। 58 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से था? तो आपको पता है, आसोप के ठिकानेदार थे शिवनाथ सिंह, उन्होंने क्रांति में भूमिका निभाई थी। गोरा काला युद्ध के दौरान आप सभी को ये क्रांति के समय पढ़ा ही होगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रथम राजनीतिक समाचार आगीवान था। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन आगीवान। निम्नलिखित में से कौन सा रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है? रोहिल्दी, रोहिल्दी जो कि हरिश्चंद्र जी को रोहिल्दी माना जाता है, रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 61 में देखिए, लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल ए सत्य है, विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंचते हैं। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि लोग, अगले वाला देखिए आप, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। बिल्कुल, कुछ लोग इसको एग्री करेंगे कि समर्थ हैं, कुछ लोग करेंगे कि नहीं। अत्यंत सामान्य लिख दिया, मतलब यहाँ पे लिखा मोस्ट ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, मतलब डे टू डे में जो प्रॉब्लम्स आती है, बिगेस्ट प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही, डे टू डे लाइफ की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी केवल 1 सही होगा, बाकी आप देखते हैं आरपीएससी क्या देती है। उन शैलियों को चिन्हित कीजिए जहाँ मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग है। तो रसराज की रचना का प्रयोग है ना, वो विषय वस्तु के रूप में, एज ए कॉन्टेक्स्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, वो है जोधपुर वाला क्षेत्र, मारवाड़ वाला क्षेत्र। तो आपका यहाँ पे केवल 1 वाला ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 62 नंबर का ऑप्शन नंबर 4, केवल 1 जोधपुर सही है। प्रश्न नंबर 63 में, जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? तो जमनालाल बजाज और जयपुर के महाराजा नहीं, हरिभाऊ उपाध्याय और महात्मा गांधी के मध्य नहीं, माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ के महाराजा के मध्य नहीं, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल खान के मध्य हाँ बिल्कुल, प्रजामंडल आंदोलन में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल खान, जो कि जयपुर के प्रधानमंत्री थे, उनके मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था कि प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लेने। ठीक है, इसके विरोध में आगे कुछ एक अलग भी इनके बीच में दरारें पड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार हो तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा होगा? सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है, अगले महीने का अंतिम दिन पूछा है, आप देख लेना, सोमवार होगा। थोड़ी सी रीजनिंग है, बाकी आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न गणितीय समीकरणों को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है? तो इसमें आपको प्लस और गुणा को आपस में बदलोगे तो समीकरण एकदम सही हो जाएगा। अगला, एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, इसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। लड़की की माता का महेश से किस प्रकार से संबंध है? तो आप थोड़ा सा इधर उधर रिलेशन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुआ है रिलेशन में। बाकी अगला क्वेश्चन मैथ वाला है, गणितीय समीकरण मैंने नहीं की है, बाकी आपको आंसर बता देता हूँ क्या है। प्रश्न नंबर 67 में m²/3 वाला ऑप्शन सही होगा। पहली बार अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगी? तो इसमें 13 उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 13 होंगे। और निम्न समक 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन आय से संबंधित है। तो इसमें पूछा है कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 या इससे अधिक है? तो इसमें 50% सही है। ओके, ठीक है गाइस, देख लेना आगे वाले उत्तर भी, आप खुद गणित वाले 2-4 प्रश्न है वो खुद आप देख लेना। ठीक है गाइस, ये था आपका आज का पेपर। इसके आधार पे आप देख सकते हैं, देखिए गाइस, पेपर का स्तर जो है वो एकदम मॉडरेट है, हम इजी भी नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चंस का स्तर है वो लैंग्वेज का ले लो, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, साइंस वाले क्वेश्चन भी इजी पूछे गए हैं, करंट भी इजी पूछा गया है, मैथ भी जिस बच्चे का स्पेशलाइजेशन मैथ से है वो मैथ को ईजिली कर लेगा, और मतलब 40% आप आराम से कवर कर सकते हो। तो पेपर जो आपका सेकंड है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आपका सिलेक्शन हो और बहुत जल्द आप एक लेक्चरर के रूप में पदस्थापित हों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।